नमस्कार। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में आज कक्षा 10 की एनसीईआरटी के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 की एनसीईआरटी में जो 5वां अध्याय है उसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में खनिजों के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी दी गई है। खनिज क्या है और खनिजों के बारे में कुछ जानकारी हम लोग पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कुछ जानकारी यहाँ पर अलग से दी गई है। खनिज क्या होते हैं पहले उसे समझ लेते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऐसा कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होता है जिसकी क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है और जिसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म निश्चित होते हैं, उसे कहा जाता है खनिज। खनिजों के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो एक तत्वी होते हैं, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक तत्वों का भी संयोग होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि खनिजों में पाए जाने वाले तत्वों का जो निर्माण होता है वह अलग अलग भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता के चलते ही खनिजों में चमक, कठोरता, घनत्व आदि में अंतर पाया जाता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। खनिजों का वर्गीकरण आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है खनिज। एक वर्ग है जिसमें धात्विक खनिज आते हैं। ऐसे खनिज आते हैं जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा प्राप्त होता है, सोना, चांदी या तांबा इत्यादि प्राप्त होता है। तो जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं उन खनिजों को धात्विक खनिज के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे अधातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे अब्रक हो गया, सल्फर हो गया, ये सब अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। इसके साथ साथ एक वर्ग ऐसा भी है खनिजों का जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सारे ऐसे खनिज हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए ऐसे खनिजों को ऊर्जा खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आप लोग देखेंगे धात्विक खनिजों में फिर से उपवर्गीकरण किया गया है। लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज ऐसे होते हैं जिनसे ऐसी धातुएं प्राप्त होती हैं जिनमें लोहे का अंश होता है, जैसे स्वयं लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये जो नाम लिखे हैं लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इनमें कुछ मात्रा में लोहे का अंश होता है। लौह अयस्क को तो छोड़ ही दें क्योंकि लोहे के अयस्क में तो लोहा ही होता है। इसके अलावा भी निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि जो धातुएं होती हैं उनमें कुछ अंश लोहे का भी होता है। इसलिए इस वर्ग में लौह खनिजों को रखा जाता है। अलौह खनिज में ऐसे खनिज आते हैं जिनमें धातुएं ही होती हैं लेकिन उनमें लोहे का अंश नहीं होता है, जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ये सब अलौह धात्विक खनिजों के अंतर्गत आएंगे। यही सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अलौह खनिजों में तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइड इत्यादि आते हैं। ये होती धातुएं ही हैं लेकिन इन धातुओं में लोहे का अंश नहीं होता है, इसलिए इन्हें अलौह धात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर एक धात्विक खनिजों के अंतर्गत ही कीमत के आधार पर या उन धातुओं के बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें एक अन्य अलग वर्गीकरण में रखा गया है, बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य जो खनिज होते हैं ये अलौह धात्विक खनिजों के अंतर्गत ही आते हैं लेकिन उनके मौद्रिक मूल्य के आधार पर उन्हें एक अलग वर्ग में यहाँ पर रखा गया है। ऐसे खनिज जिनकी बाजार में कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया या प्लेटिनम जैसी जो धातुएं होती हैं, उन्हें बहुमूल्य धात्विक खनिज के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ तक तो धात्विक खनिजों की चर्चा की गई थी। अब आप लोग देखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिनसे अधातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे सल्फर प्राप्त होता है, अभ्रक प्राप्त होता है, पोटास प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जिन खनिजों से अधातुएं प्राप्त होती हैं उनको कहा जाता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों के ही अंतर्गत आते हैं ऊर्जा खनिज। ये जो ऊर्जा खनिज होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये मूल रूप से अधात्विक खनिजों के अंतर्गत ही आते हैं क्योंकि इनमें धातुएं नहीं होती हैं। ये अधात्विक खनिजों का ही एक प्रकार है। लेकिन ये वाले जो खनिज होते हैं, इन खनिजों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक उपवर्गीकरण अलग से कर दिया गया है ऊर्जा खनिजों के रूप में। ऊर्जा खनिजों के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि की चर्चा की जाती है। तो ये तो था सामान्य सा वर्गीकरण।
खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज कहाँ पाए जाते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। इससे पहले अयस्क को समझ लेते हैं। अयस्क का मतलब होता है कि वह चट्टान खंड या वह शैल खंड जिसमें खनिज पाए जाते हैं। किसी भी चट्टान खंड जिसमें खनिज पाए जाते हैं उसको कहा जाता है अयस्क। और उस चट्टान खंड में खनिजों के साथ साथ कुछ अशुद्धियां या कुछ अन्य तत्व भी मिले हुए रहते हैं। तो अयस्कों से ही खनिजों की प्राप्ति की जाती है। अब हम लोग इस स्लाइड के बाद आगे की स्लाइड में ये समझेंगे कि जो खनिज होते हैं वे किस प्रकार की चट्टानों में या किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने चट्टानों के बारे में पढ़ ही लिया था कि आग्नेय चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। तो पहले आप लोग पढ़ेंगे कि आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में, आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, बिदरों का मतलब भी होता है, दरार ही होता है। बिदर जो शब्द है हिंदी का, उसका मतलब भी दरार ही होता है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो खनिज होते हैं वे दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में मिलते हैं। छोटे जमाव जो होते हैं वे शिराओं के रूप में, शिराओं का मतलब हो गया इस प्रकार, जैसे बॉडी में नसों का या वेन्स का जाल होता है, इस प्रकार से शिराओं के रूप में पाए जाते हैं। और जो बड़े जमाव होते हैं वे परत के रूप में, शीट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सोना हो गया, तो सोना सिराओं के रूप में पाया जाने वाला खनिज है। और जैसे कोयला हो गया या कोई धात्विक खनिज जैसे लोहा हो गया, वह परत के रूप में पाया जाने वाला खनिज है। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। और इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जब मैग्मा निचले भागों से ऊपर की ओर आता है और जब वह मैग्मा ठंडा होता है तो उसी समय इन खनिजों का निर्माण होता है। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरा है, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम होता है। जैसे कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। जैसे कोयला होता है तो कोयले का जो निर्माण होता है वह जो वनस्पतियां होती हैं उनके अवशेषों का लंबे समय तक ताप और दाब की परिस्थितियों में रहने के परिणाम स्वरूप होता है। और ये जो कोयला होता है वह मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम इत्यादि भी सम्मिलित होते हैं। और इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। जैसे कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो जल में या किसी अन्य घुलनशील पदार्थ में घुले हुए होते हैं और जब बाष्पीकरण हो जाता है तो जो खनिज होते हैं वे शेष रह जाते हैं और जल या अन्य जो द्रवीय पदार्थ होता है वह बाष्पीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से अवसादी चट्टानों में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टानों में ही पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जो बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन हैं वे अवसादी चट्टानों में ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कोयला भी मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानें जो होती हैं जिन्हें मैंने बताया था कि वे अयस्क होते हैं, तो उन चट्टानों का अपघटन हो जाता है या जैसे उनके जो घुलनशील जो तत्व होते हैं वे जल के साथ घुल जाते हैं और जो शेष जो खनिज होता है वह पृथक रूप से शेष रह जाता है। तो वहाँ से उस खनिज को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। जैसे बॉक्साइट का जो निष्कर्षण होता है वह इसी प्रकार से होता है, लिखा होगा कहीं पे। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है कि धरातली चट्टानों के अपघटन से चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें शेष रह जाती हैं। तो जो बॉक्साइट अयस्क है जिससे कि एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है उसका निर्माण इसी प्रकार से होता है, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के घुल जाने से। एक जानकारी दी गई है प्लेसर निक्षेप के रूप में। पहाड़ियों के आधार तल पे या नदियों के
नदी घाटी की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं, तो ऐसे खनिजों के निक्षेप को कहा जाता है प्लेसर निक्षेप। और प्लेसर निक्षेप में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम इत्यादि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं या अपर्दित नहीं होते हैं। तो इन प्लेसर निक्षेपों में जो पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम इत्यादि। अगला जो बिंदु दिया है उसमें जानकारी दी गई है कि महासागरीय जल में भी कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि महासागरीय जल खारा होता है, वह लवणीय जल होता है और उसमें लवणीयता का कारण ये होता है कि महासागरीय जल में विभिन्न प्रकार के खनिज मिले हुए होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ब्रोमीन या फिर अन्य बहुत सारे लवण उसमें मिले हुए होते हैं। तो उन लवणों, खनिजों के मिले हुए होने के चलते ही महासागरीय जल खारा होता है या लवणीय होता है और वहाँ से भी कुछ खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। हालांकि वहाँ से खनिजों का निष्कर्षण करना काफ़ी महंगा है, लेकिन कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका निष्कर्षण सामान्य रूप से महासागरीय जल से भी किया जाता है। जैसे सामान्य रूप से जो खाने वाला नमक होता है उसका कुछ निष्कर्षण समुद्री जल से भी किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा ब्रोमीन इत्यादि का निष्कर्षण भी समुद्री जल से ही किया जाता है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त किए जाते हैं। डिराइव किया जाना मतलब है कि वहीं से प्राप्त किया जाता है। महासागरीय तली भी मैंगनीज ग्रंथिकाओं में धनी है। महासागरों की तली में मैंगनीज के नोड्यूल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ से मैंगनीज को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके इस चैप्टर में एक मैप दिया गया है और इस मैप में विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनके वितरण को दर्शाया गया है भारत के क्षेत्र में। इसमें आप लोग देखेंगे कि विभिन्न चिन्हों से विभिन्न खनिजों को दिखाया गया है। जैसे स्टार मार्क से दिखाया गया है कि इन क्षेत्रों में गया हो गया, हजारीबाग हो गया, इधर अजमेर का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है। लाल रंग से दर्शाया गया है कि यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। मैग्नीज को दिखाया गया है इस वाले सिंबल से। यहाँ पर हो गया कर्नाटक के क्षेत्र में, यहाँ पर हो गया इस वाले में बालाघाट हो गया, नागपुर का क्षेत्र हो गया, भंडारा का क्षेत्र हो गया, यहाँ मैग्नीज पाया जाता है। लेकिन ये वाला जो मानचित्र है ये बहुत डिटेल्ड मानचित्र नहीं है, ये केवल इंडिकेटिव मैप है। इन सारी चीज़ों का अभ्यास करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि विभिन्न खनिजों का अभ्यास करने के लिए आप लोगों को ऑक्सफोर्ड के एटलस की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही कंजस्टेड तरीके से दी गई है और सांकेतिक जानकारी दी गई है। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी भी नहीं दी गई है। इसलिए विभिन्न प्रकार के खनिजों का मैप पर प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए आप लोगों को ऑक्सफोर्ड के एटलस को प्रेफरेंस देना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ खनिजों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो पहली जानकारी है वह लौह अयस्क के बारे में दी गई है। लौह अयस्क के मामले में भारत एक समृद्ध देश है। भारत में लौह अयस्क का काफ़ी भंडार पाया जाता है और भारत में लौह अयस्क के 4 प्रकार पाए जाते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ। पहला हो गया मैग्नेटाइट, दूसरा हो गया हेमेटाइट, तीसरा हो गया लिमोनाइट और चौथा हो गया सिडेराइट। ये लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं। इनमें से जो ऊपरी जो 2 प्रकार है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क होते हैं। इसके बाद जो लिमोनाइट और जो सिडेराइट होते हैं ये निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं। जैसे जो मैग्नेटाइट हो गया, इसमें जो धात्विक मात्रा होती है उसका प्रतिशत 72% के आसपास होता है। हेमेटाइट में 60 से 70% तक होता है। लिमोनाइट में 40 से 60% तक होता है और सिडेराइट में 40% से कम। तो इस प्रकार से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लौह अयस्क के चारों प्रकारों में मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। दूसरे नंबर पर हेमेटाइट आता है। लिमोनाइट और जो सिडेराइट हैं ये निम्न कोटि के लौह अयस्क हैं और इनमें धात्विक मात्रा कम होती है। अब हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को पढ़ लेते हैं।
लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। आधारभूत खनिज इसलिए है क्योंकि लौह अयस्क से संबंधित उद्योगों को छोड़ दें, बाकी अन्य उद्योगों में जो मशीनें या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता है, वह सब कुछ लोहे से ही बना हुआ होता है। इसीलिए लौह जो अयस्क से संबंधित उद्योग होते हैं या लोहे को किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ या बैकबोन कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए आज ही जो जानकारी पढ़ी विभिन्न वेबसाइट पे, तो उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि मैग्नेटाइट में धात्विक मात्रा 72% होती है और हेमेटाइट में धात्विक मात्रा 60 से 70% तक होती है। तो यहाँ 70 लिखा है, ये भी सही है। अगर 72 लिखा है तो वो भी सही है, लगभग लिख दिया जाता है ज्योग्राफी में। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि मैग्नेटाइट में लगभग 72% तक लोहे का अंश होता है, धात्विक मात्रा होती है, और जो हेमेटाइट होता है उसमें 60 से 70% तक होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक लिखा हुआ है। तो कुछ जगह पुरानी किताबों में 50 से 60% लिखा हुआ मिल जाता है, कुछ जगह 60 से 70% तक लिखा हुआ मिल जाता है। दोनों में जो अंतर है वह लगभग के रूप में मान लिया जाता है और ज्योग्राफी में ऐसे फैक्ट्स के लिए बहुत रिजिड नहीं हुआ जाता है। तो हो सकता है कि एनसीईआरटी में ये जानकारी लिखी हुई हो, किसी अन्य वेबसाइट पे, किसी अन्य स्टैंडर्ड बुक में कुछ और जानकारी दी गई हो। अब यहाँ पर जानकारी आगे दी है, वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ। शेष उत्पादन अन्य राज्यों में हुआ। यहाँ पर भारत में लौह अयस्क की पेटियां दी गई हैं। लौह अयस्क की पेटियों का मतलब हो गया कि भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर 4 क्षेत्र दिए गए हैं कि भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले 4 क्षेत्र हैं। ये वाली जो जानकारी दी गई है ये आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लौह अयस्क के क्षेत्रों को दिखाने के लिए ये वाला जो मैप लिया है ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से लिया है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये खनिजों से संबंधित अध्याय एक बार फिर से आएगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में दी गई हैं। तो आप लोगों को लौह अयस्क के क्षेत्र दर्शाने के लिए मानचित्र पर मैंने ये वाला मैप 12th क्लास की एनसीईआरटी से लिया है। अब इसमें आप लोग देखिए, पहला जो क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा झारखंड पेटी का मतलब हो गया ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर जो डार्क कलर से आप लोगों को जो दिख रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये उड़ीसा झारखंड के अंतर्गत आता है। दूसरा जो लिखा हुआ है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में आती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आता है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी या क्षेत्र के अंतर्गत। तीसरा जो क्षेत्र लिखा हुआ है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी, ये क्षेत्र कर्नाटक के क्षेत्र में है। आप लोग देख पा रहे होंगे इस वाले क्षेत्र में। और जो चौथा क्षेत्र है वह है महाराष्ट्र, गोवा पेटी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस वाले क्षेत्र में। ये भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले 4 मुख्य क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में विभिन्न खदानें हैं जिनसे लौह अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। कौन कौन सी खदानें हैं और किस क्षेत्र में, किस राज्य में कौन सी खदान स्थित है, इन सब चीज़ों की जानकारी 12th क्लास की एनसीईआरटी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में दी गई है। तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे 12वीं क्लास में, तब हम लोग कुछ और जानकारी भी खनिजों के बारे में प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ जानकारी आप लोगों के लिए विभिन्न वेबसाइट से कलेक्ट करके दी है। यहाँ पर जो अपडेटेड जानकारी है, भारत के अग्रणी लोहा उत्पादक राज्य, पुरानी किताबों में या पुरानी एनसीईआरटी में हो सकता है कि कुछ जानकारी पुरानी दी गई हो,
और वह जानकारी वर्तमान के हिसाब से गलत भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को सही जानकारी और अपडेटेड जानकारी देने के लिए मैंने कुछ चीज़ों को भारत सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं वहाँ से निकाल कर कुछ डेटा आप लोगों के लिए दिया है। तो भारत के अग्रणी लोहा उत्पादक जो राज्य हैं वर्तमान समय में, उनका जो सीक्वेंस दिया गया है वह ये है। वर्तमान समय में उड़ीसा भारत का सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर झारखंड और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश। तो आप लोग इनको इसी क्रम में याद कर लीजिएगा। अब कितना लोहा उत्पादित होता है, कितने मिलियन टन उत्पादित होता है, ये सारा डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ही याद कर लीजिएगा कि लौह अयस्क के 4 या 5 सबसे जो बड़े उत्पादक राज्य हैं उनका सीक्वेंस क्या है, और परीक्षा में आप लोगों को इसी से संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। और डेटा किसी भी संदर्भ में याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ना उड़ीसा के संदर्भ में, ना तांबा उत्पादक राज्य जो हैं उनमें कितने मिलियन टन तांबा उत्पादन हुआ, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो यहाँ पर डेटा दिया गया है, दूसरी जानकारी दी गई है, वह मैग्नीज खनिज के बारे में दी गई है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस्पात के लिए इंग्लिश वर्ड होता है स्टील। लोहा अलग होता है, स्टील उससे थोड़ा अलग होता है। लोहे का मतलब हो गया कि जो लौह अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसे उससे लोहा प्राप्त होता है, और उस लोहे में जब मैग्नीज मिला दिया जाता है और इस प्रकार से जो नई धातु निर्मित की जाती है उसे कहा जाता है इस्पात या फिर स्टील। तो स्टील के निर्माण में लोहे में प्रति 1 कुंटल में औसतन 1 किलो मैग्नीज मिलाया जाता है और इस प्रकार से इस्पात का निर्माण किया जाता है। मैग्नीज के प्रयोग इस्पात का निर्माण करने के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, कीटनाशक रसायन बनाने में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। यही सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है और 1 टन में 10 कुंटल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 कुंटल लोहे में 1 किलो मैग्नीज मिलाकर इस्पात का या स्टील का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर जो जानकारी दी है वो जानकारी 2018-19 की है। हो सकता है ये जानकारी पुरानी हो। मैंने आप लोगों के लिए भारत के अग्रणी मैग्नीज उत्पादक राज्यों की जानकारी यहाँ पर, ये अपडेटेड जानकारी है जिसे मैंने भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से लिया है। वर्तमान समय में भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है वह मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और पांचवें नंबर पर कर्नाटक। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वह डेटा हो सकता है कि इससे थोड़ा अलग हो। यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि कर्नाटक चौथे नंबर पर है और आंध्र प्रदेश पांचवें नंबर पर है, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि आंध्र प्रदेश में कर्नाटक की तुलना में मैग्नीज का उत्पादन थोड़ा बढ़ गया है। तो ये वाली जो जानकारी है, ये जानकारी अपडेटेड है, इसको आप लोग इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में या पीसीएस की परीक्षा में या अन्य किसी वनडे एग्जाम में 3-4 नाम दे दिए जाते हैं राज्यों के, और फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों को किसी धातु जैसे लौह अयस्क मैग्नीज उत्पादन के क्रम में अवरोही क्रम में अरेंज करिए। तब अगर आप लोगों को शुरुआत के 4-5 नाम याद होंगे तो उतने से ही उस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। लौह खनिजों में मैग्नीज और लौह अयस्क की चर्चा की गई थी। अब यहाँ पर अलौह खनिज के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। पहली चीज तो यही याद रखने वाली है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना इत्यादि आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलौह खनिजों में सबसे पहली जानकारी दी गई है तांबे के बारे में। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। इसका मतलब है कम है। भारत में जितना तांबा खपत होती है तो उतना उत्पादन नहीं हो पाता। भारत को तांबे को विदेशों से आयात करना पड़ता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं।
झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। इसके साथ साथ राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो तांबे के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वे 3 हैं, उनकी जानकारी दी गई यहाँ पर। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, इनमें सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है और देश में जितना भी तांबा उत्पादित होता है उसका लगभग आधा भाग मध्य प्रदेश के बालाघाट से ही होता है। दूसरा है झारखंड का सिंहभूम जिला और तीसरा है राजस्थान की खेतड़ी खदानें। इन क्षेत्रों में तांबे का उत्पादन होता है। भारत में अग्रणी तांबा उत्पादक राज्यों पर अगर नजर डालें तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में सबसे आगे है, या सबसे अधिक तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर झारखंड से तांबे का उत्पादन होता है। तो ये सीक्वेंस 3 राज्यों का इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा और तांबे के संदर्भ में इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। उसका कारण ये है कि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में तांबे का उत्पादन कम होता है। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक जो एल्यूमिना क्ले या एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है वह बॉक्साइट से ही किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइट होता है उससे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। क्या होता है कि जो बॉक्साइट युक्त जो अयस्क होता है उसमें से जो घुलनशील तत्व होते हैं वे जल के साथ घुल जाते हैं और जो शेष बचता है वह बचता है बॉक्साइट अयस्क। तो बॉक्साइट अयस्क को प्यूरिफाई करके, उसे शुद्ध करके उससे एल्यूमिनियम धातु निष्कर्षित की जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में होते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं उनके नाम लिखे गए हैं। जैसे अमरकंटक पठार का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मैकाल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित हैं। बिलासपुर कटनी के जो क्षेत्र हैं वे मध्य प्रदेश में हैं। तो पहली लाइन में यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह मध्य प्रदेश में दी गई है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपताल निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। भारत के अग्रणी बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ये सारी जानकारी जो मैंने अलग से ली है, ये सारी जानकारी आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने आज ही ये विभिन्न वेबसाइट से कलेक्ट की है। तो ये अपडेटेड जानकारी है, इसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले नंबर पर उड़ीसा आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर झारखंड। ये भारत के सबसे बड़े बॉक्साइट के उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया गया है, एक पाई चार्ट दिया है, इसमें भी दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया कि उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर गुजरात और फिर छत्तीसगढ़। जबकि जो अपडेटेड जानकारी है उसके अनुसार उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर झारखंड। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश, ये 2018-19 का डेटा है, इसलिए ये पुराना डेटा है। इस डेटा पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ के जाएंगे और इसके हिसाब से अगर प्रश्न का उत्तर देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा पुराना हो चुका है। अधात्विक खनिजों की अब चर्चा की गई है और अधात्विक खनिजों में जो पहला जो खनिज दिया गया है वह है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है और इसको चादरों में स्प्लिट किया जा सकता है। अभ्रक को मैं पहले दिखाता हूँ आपको। ये है अभ्रक, इस प्रकार से अभ्रक पाया जाता है और इसको पतली पतली चादरों में भी विभाजित किया जा सकता है। और अभ्रक को इंग्लिश में कहते हैं माइका। और भारत में आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर जो पठार है वह झारखंड के क्षेत्र में मुख्य रूप से फैला हुआ है।
बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। पेटी का मतलब हो गया बेल्ट या क्षेत्र। वर्तमान समय में भारत के अग्रणी अभ्रक उत्पादक राज्य इस क्रम में दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और पांचवें नंबर पर आता है बिहार। ये अपडेटेड जानकारी है। अभ्रक के संदर्भ में इसी जानकारी को आप लोग याद कीजिएगा। अब चट्टानी खनिजों के बारे में जानकारी दी है और पहली जानकारी दी है चूना पत्थर या लाइमस्टोन के बारे में। जो चूना पत्थर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो लौह अयस्क का जो प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण जब होता है, तब जो बात्या भट्टी होती है उसमें भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है और ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पढ़ लेते हैं पूरा पैराग्राफ। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है और ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसके साथ साथ एक जानकारी दी है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जब लोहे को जो ब्लास्ट फर्नेस होती हैं या उन्हें हिंदी में कहते हैं बात्या भट्टी, उसमें जब पिघलाया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, तो उस समय भी चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगली जो जानकारी दी गई है वह खनिजों के संरक्षण के संदर्भ में दी गई है। यहाँ तक आप लोगों ने खनिजों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया और समझ लिया। पिछली क्लासेस में भी खनिजों के बारे में आप लोगों ने कुछ जानकारी प्राप्त की थी और ये समझ लिया था कि खनिजों का निर्माण विभिन्न प्रकार की चट्टानों में प्राकृतिक रूप से होता है और खनिजों का निर्माण बहुत लंबे समय में होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ही लौह अयस्क फिर से बन के तैयार हो जाएगा। किसी खदान से अगर लोहा निकाल लिया तो 1-2 साल या 2-3 साल के बाद फिर से लोहा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो खनिज होते हैं उनका निर्माण हजारों लाखों वर्षों में होता है, जो मानव की आयु से बहुत अधिक है। इसलिए जो खनिज हैं उनका भंडार सीमित है, लेकिन खनिजों का जो उपयोग है वह बढ़ती जनसंख्या के कारण और बढ़ती प्रौद्योगिकी के कारण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जितना उपयोग हो रहा है, जो खनिज हैं उनका जो भंडार है वह उसकी तुलना में काफ़ी सीमित है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खनिजों के संरक्षण के लिए अनेक तरीके अपनाए जा सकते हैं और उन तरीकों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला हो गया रिड्यूस, जिसे हम लोगों ने 3R पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था 3R। 3R का मतलब हो गया रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूस का मतलब हो गया कि अपने जो उपभोग है उसकी मात्रा को घटा देना। अगर आपका काम एक बाइक से ही चल रहा है, तो अगर आपके पास बहुत पैसा है फिर भी आप एक बाइक से ही काम चलाएं। कुछ शौकीन लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है ज़्यादा, तो पहले उन्हें कोई एक बाइक पसंद आई तो वे उसको ख़रीद लेते हैं। उसके बाद लगा कि मार्केट में कोई और भी अच्छी बाइक आ गई है, आमदनी उनकी ज़्यादा है, पैसा उनके पास ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरी बाइक ले आते हैं। इसी प्रकार से कारों के कलेक्शन के कुछ लोग शौकीन होते हैं। एक कार से उनका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा, लेकिन उनके पास पैसा अधिक है और संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से अगर वो प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, ये पहले एक कार खरीद ली, फिर मार्केट में कोई नई अच्छी कार आ गई तभी वो उसे भी खरीद लिया, फिर तीसरी कोई और कार पसंद आ गई उसको भी खरीद लिया। ये जो तरीके होते हैं ये संसाधनों की बर्बादी करने के ही तरीके होते हैं। इसलिए संसाधनों के संरक्षण का सबसे पहला तरीका होता है कि आप खनिजों के या संसाधनों का कम प्रयोग करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करें, बर्बादी ना करें। दूसरा है रिसाइकिल करना। मान लीजिए आपके पास बाइक थी और वह बाइक इस कंडीशन में है कि उसमें कुछ खराबी आ गई है, लेकिन वह बाइक रिसाइकिल की जा सकती है, उसके कुछ पार्ट्स वगैरह बदल के उसे फिर से चलने लायक हालत में लाया जा सकता है। कुछ लोग
नई बाइक ले आते हैं, फिर जो पुरानी बाइक है वह इसी तरीके से पड़ी रहती है। इस तरीके से संसाधनों की बर्बादी होती रहती है। तो इस तरीके से बर्बादी संसाधनों की नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके उस संसाधन को रिसाइकिल करके फिर से प्रयोग में लाना चाहिए। तो संसाधनों के संदर्भ में ये बात खनिज संसाधनों के संदर्भ में विशेष रूप से लागू होती है। और रीयूज़ कर लेना, इसका मतलब ये हो गया, रीयूज़ करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए देश भर के संसाधन है, तो वहाँ पर लोहा वगैरह पुराना इकट्ठा होता है, कबाड़ खाने में जाता है, पिघलाया जाता है, उस लोहे को पिघलाकर उससे फिर से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या दूसरी कोई वस्तु बनाकर उसका प्रयोग करना। तो उसी संसाधन को या उसी खनिज को बर्बाद ना होने देना, बल्कि उससे ही किसी अन्य वस्तु का निर्माण करके उसी खनिज को दोबारा प्रयोग कर लेना, ये रीयूज़ के अंतर्गत आता है। तो इन 3R या इन 3 उपायों को अपनाकर हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत ऐसे संसाधन शामिल होते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा संसाधनों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, परंपरागत स्रोत और दूसरा होता है अपरंपरागत स्रोत या फिर गैर परंपरागत स्रोत। समझ लेते हैं पहले। परंपरागत स्रोतों में ऐसे स्रोत शामिल होते हैं जिनका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए काफी लंबे समय से किया जा रहा है, जैसे कोयले का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग, पेट्रोलियम इत्यादि का प्रयोग। तो ये जो स्रोत हैं ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोतों में ऐसे स्रोत शामिल हैं कि जिनके प्रयोग करने की प्रौद्योगिकी अभी कुछ सालों पहले या कुछ समय पहले ही विकसित हुई है। इसमें शामिल होते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इत्यादि। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वे सामान्यतः अनवीकरणीय हैं। एक बार प्रयोग करने के बाद उनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है और ना ही उन्हें जल्दी रिन्यू किया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ये नवीकरणीय हैं। इनमें से कुछ का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है और कुछ को शीघ्र ही रिन्यू किया जा सकता है। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में। मैंने कई किताबों में भी देखा है कि परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में लिख दिया गया है। परमाणु ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो है, लेकिन वह नवीकरणीय नहीं है। इसके बारे में ये एक एक्सेप्शन है कि ये गैर परंपरागत स्रोतों में आता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय है। एक बार जिस परमाणविक खनिज का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कर लिया जाता है, फिर से उसी खनिज को या उसी परमाणविक ईंधन को ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो परमाणु ऊर्जा है वह अनवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पर बस ये अंतर आप लोगों को ध्यान रखने वाला है। कुछ किताबों में भी मैंने देखा है कि सामान्य रूप से ये लिख दिया जाता है कि जो परमाणु ऊर्जा है या परमाणविक जो खनिज होते हैं वे नवीकरणीय होते हैं। वह गलत लिखा हुआ होता है। परमाणु ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। हालांकि ये गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आता है। तो ये तो था ऊर्जा का वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण।
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सबसे पहली जो जानकारी दी गई है वह कोयले के बारे में दी गई है। कोयला, कोयले का जो निर्माण होता है वह वनस्पतियों या पौधों के जो अवशेष होते हैं उनके बहुत लंबे समय तक अत्यधिक ताप, अत्यधिक दाब की परिस्थितियों में रहने के परिणाम स्वरूप होता है। वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं, वनस्पतियों पेड़ पौधों के जो टहनियाँ, शाखाएं, जीवाश्म इत्यादि होते हैं, वे जब अवसादी चट्टानों में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब की परिस्थितियों में लंबे समय तक रहते हैं तो वृक्षों के, वनस्पतियों के वे अवशेष ही कोयले में बदल जाते हैं और कोयला एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। फिर कोयले को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोयला भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों का मतलब है वृक्षों या वनस्पतियों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयले के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से वे 4 हैं। एंथ्रेसाइट, दूसरा हो गया बिटुमिनस, तीसरा हो गया लिग्नाइट और चौथा हो गया पीट। ये कोयले के 4 प्रकार हैं। इनमें से एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस उत्तम कोटि के कोयले के प्रकार हैं। इनमें एंथ्रेसाइट में, बिटुमिनस में कोयले में कार्बन का अंश ज़्यादा होता है, लेकिन जो लिग्नाइट होता है उसमें कार्बन का अंश काफ़ी कम होता है। जो पीट होता है उसमें कार्बन का अंश बहुत ही कम होता है और जो पीट कोयला होता है वह कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था वाला कोयला होता है और पीट कोयले को जलाने पर बहुत अधिक धुआं इत्यादि निकलता है और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। हालांकि लिग्नाइट कोयला भी एक निम्न कोटि का कोयला है, इसमें भी कार्बन का अंश कम होता है, लेकिन फिर भी लिग्नाइट कोयले का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन इत्यादि किया जाता है। लेकिन जो ऊपर वाले जो 2 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, इनका प्रयोग विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है और ये उत्तम कोटि के कोयले होते हैं। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट भी निम्न कोटि का होता है, लेकिन लिग्नाइट को प्रयोग में लाया जा सकता है और भारत में कई ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जिनमें लिग्नाइट कोयले को जलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। और लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है नेवेली में। तमिलनाडु का एक स्थान है नेवेली, वहाँ से लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। लिग्नाइट के बारे में ही लिखा हुआ है, ये मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया था आप लोगों के लिए कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस उच्च कोटि के कोयले हैं, इनमें कार्बन का अंश अधिक होता है। लिग्नाइट और पीट निम्न कोटि के कोयले हैं, इनमें से पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट में भी कार्बन की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। धात्विक उद्योगों में लिग्नाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है, एक गोंडवाना और दूसरा है टर्चरी। भारत में जो कोयला पाया जाता है वह मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक युगों की चट्टानों में पाया जाता है, एक है गोंडवाना, दूसरा हो गया टर्चरी। अब ये गोंडवाना और टर्चरी क्या होता है इसे समझ लीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान समय तक का जो पूरा समय है उसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। उन्हीं में से
कुछ कालखंड ऐसे हैं उनका नाम है गोंडवाना और दूसरा है टर्सरी। तो उन कालखंडों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें विकसित हुई हैं और अलग अलग प्रकार की चट्टानों से अलग अलग प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि भारत में 2 भूगर्भिक युगों की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इसको इस तरह से समझ लीजिए, कोयला भारत के संदर्भ में भारत का 98% जो कोयला है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है, 98%। और टर्सरी युग की चट्टानों में, टर्सरी इंग्लिश का वर्ड है, तृतीयक युग हिंदी शब्द है। टर्सरी युग की चट्टानों में, टर्सरी युग की चट्टानों में 2% कोयला पाया जाता है। गोंडवाना युग की या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। टर्सरी युग की चट्टानों में केवल 2% कोयला पाया जाता है। गोंडवाना युग का जो कोयला है ये उच्च कोटि का कोयला है। बिटुमिनस एंथ्रेसाइट प्रकार का, और जो टर्सरी युग का कोयला है वह निम्न कोटि का कोयला है। गोंडवाना युग का जो कालखंड लिखा है आपकी इस पुस्तक में 200 लाख वर्ष पुराना कोयला है, और टर्सरी युग का 55 लाख वर्ष पुराना कोयला है टर्सरी युग का। यही जानकारी यहाँ पर दी गई। एक गोंडवाना युग का जो कोयला है जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल झारखंड के क्षेत्र से बहती है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के क्षेत्र में झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। गोदावरी नदी, आप लोगों ने नदियों के बारे में पढ़ लिया था कि गोदावरी जो नदी है वह पश्चिमी घाट से निकलती है, नासिक के निकट से। इसका मतलब है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र। महानदी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से निकलती है, उड़ीसा से होकर बहती है। सोन, ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है ये सोन नदी घाटी का क्षेत्र, और वर्धा नदी घाटी मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में विस्तृत है। तो इन नदी घाटी क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है, और इसके अलावा टर्सरी कोयला कुछ मात्रा में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी पाया जाता है। वर्तमान समय में भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उसकी जानकारी मैंने यहाँ पर ले ली है। छत्तीसगढ़ वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर झारखंड और 5वें नंबर पर तेलंगाना। ये अपडेटेड जानकारी है। अब किसी आगे के अगर एग्जाम में जाना हो तो आप लोग यही जानकारी याद करके जाइएगा। यहाँ पर ये जो मैप लिया है ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है उससे लिया है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है उससे कोयला क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये सारा जो क्षेत्र है ये सारा कोयला का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर नेबेली है जिसमें लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है इस क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में। अगली जानकारी पेट्रोलियम के बारे में दी गई है, और भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। ये वाली इमेज मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी दिखाई थी। क्या होता है कि जो
वनस्पतियां होती हैं या जो जीव जंतु होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं वे चट्टानों के निचले भाग में बहुत लंबे समय तक अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप की परिस्थितियों में रहते हैं। तो अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप की परिस्थितियों में लंबे समय तक रहने से वे ही अवशेष जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के, वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर दिखाया गया स्मॉल मैरीन ऑर्गेनिज्म किसी समुद्री क्षेत्र में। ये जो निचला भाग है यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पोरस सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि अवसादी चट्टान है। इस अवसादी चट्टान में ही लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म्स टर्न इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म या जो अवशेष थे सजीवों के, वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के, वे अवशेष ही जब अवसादी चट्टानों में लंबे समय तक फंसे रहते हैं तो अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के चलते वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। तो आप लोग देखें, लिखा हुआ है 50 to 100 मिलियन ईयर्स अगो, 50 से 100 मिलियन साल पहले इसमें जो फंसे हुए, इस अवसादी चट्टानों में जो जीवाश्म फंस गए थे, वे ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। अब आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है ट्रैप्ड ऑयल। इस अवसादी चट्टान के क्षेत्र में आप लोग ये जो ब्लैक कलर से जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है ट्रैप्ड ऑयल या फिर फंसा हुआ तेल। और इस तेल के ऊपरी भाग में ये जो पीले रंग से एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया है ट्रैप्ड गैस का, या फिर जो यहाँ पर जो फंसी हुई या यहाँ पर जो भंडारित गैस है प्राकृतिक गैस, उसका। तो जो प्राकृतिक गैस होती है, जिन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में पेट्रोलियम भंडार के ऊपरी वाले भाग में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो जहाँ से पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होगा, वहाँ से सामान्य रूप से साथ साथ में प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस के कुछ अनन्य क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर केवल प्राकृतिक गैस ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय या केंद्रीय बिंदु का कार्य करती हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। यही लिखा हुआ है कि भारत में जो टर्शरी युग की, तृतीयक युग की जो अवसादी चट्टानें हैं, उन अवसादी चट्टानों के जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ निचले भाग हैं, कुछ ऊपरी भाग हैं, तो अवसादी चट्टानों के जो दरार, भ्रंश वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनमें पाया जाता है पेट्रोलियम, और उस पेट्रोलियम के ऊपरी भाग में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तेल धारक परत संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ऊपर वाली जो संरचना है, ये तेल को ऊपर नहीं जाने देती, और ये नीचे वाली संरचना है, ये नीचे की ओर नहीं जाने देती। इस वजह से बीच में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ट्रैप्ड रहती है या फंसी रहती है उसमें। अब यहाँ पर कुछ जानकारी जो दी गई है वह पेट्रोलियम के उत्पादन के संदर्भ में दी गई है। उसमें से कुछ जानकारी पुरानी भी हो गई है, लेकिन वर्तमान समय में ये जानकारी अपडेट करने की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत के अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य इस वेबसाइट से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से मैंने जो जानकारी ली है उसके अनुसार राजस्थान में पेट्रोलियम का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, तीसरे नंबर पर आता है असम। तो राज्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये 3 वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हैं, और ये जानकारी मैंने इस वाली वेबसाइट से ली है। मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। इन्हीं राज्यों में कुछ क्षेत्र हैं जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है, और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो ये मुक्त हो जाती है। तो सामान्य रूप से जिन जिन क्षेत्रों में पेट्रोलियम निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिजर्व हैं, कुछ ऐसे भी भंडार हैं जहां पर केवल प्राकृतिक गैस ही पाई जाती है।
भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी नदियों के बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है और वर्तमान समय में भारत के अग्रणी प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों में पहला स्थान असम का है, दूसरा राजस्थान का, तीसरा त्रिपुरा का है। इसके बाद आप लोगों के इस अध्याय में ऊर्जा संयंत्रों के बारे में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में जो ब्लैक डॉट्स आप लोग देख रहे हैं, इन ब्लैक डॉट से दिखाया गया है तापीय ऊर्जा संयंत्र। तापीय ऊर्जा संयंत्र का मतलब होता है ऐसे ऊर्जा संयंत्र जहां पर कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। और जो छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, इससे ऐसे ऊर्जा संयंत्र दिखाए गए हैं जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो इसमें जो ब्लैक आप लोगों को जो दिखाए गए हैं, ये तापीय ऊर्जा संयंत्रों को दिखाया गया है। बहुत सारे तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं और भारत में अभी भी वर्तमान समय में भी विद्युत का एक बड़ा भाग तापीय ऊर्जा संयंत्रों से ही उत्पादित होता है। अगर बात करें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की, तो यहाँ पर दिखाया गया है नरौरा, बुलंदशहर जिले में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावत भाटा राजस्थान के क्षेत्र में, ये हो गया ककरापारा गुजरात के क्षेत्र में, ये जो है ये तारापुर है, कैगा कर्नाटक में है, ये कलपक्कम का क्षेत्र है। इसके लिए मैंने एक अलग से भी मानचित्र लिया है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है रेड कलर से, ये नरौरा का क्षेत्र है, ये रावत भाटा का क्षेत्र है, ये ककरापारा का, ये तारापुर का, ये कैगा का क्षेत्र है, ये कलपक्कम का क्षेत्र है, ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को दिखा रहा है। तो अगर आप लोग इस इमेज से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और ताप विद्युत संयंत्रों का अगर आप लोग अभ्यास कर पा रहे हैं तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज आप लोगों के पास ऑक्सफोर्ड एटलस होना ही चाहिए, उससे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अभ्यास कर लें कि किस क्षेत्र में तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र हैं और किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, अब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की चर्चा की गई है। पहली जानकारी दी गई है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा की, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं उनमें। परमाणु ऊर्जा का मतलब होता है कि जब कोई परमाणविक खनिज या उसका कोई एक बड़ा नाभिक जब दो छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है तो इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है और उस पानी के गर्म होने से जो भाप निकलती है उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसे कहा जाता है परमाणु ऊर्जा। वर्तमान समय में कई ऐसे परमाणविक खनिज हैं जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया या कुछ अन्य भी परमाणविक खनिज हो गए। लेकिन भारत जैसे देश में वर्तमान समय में केवल यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स ही हैं। उसका कारण ये है कि भारत के पास अन्य परमाणविक खनिजों को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाने की प्रौद्योगिकी नहीं है। भारत में जितने भी रिएक्टर्स हैं वर्तमान समय में, वे सभी रिएक्टर्स यूरेनियम बेस्ड हैं। जबकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में थोरियम के सबसे बड़े निक्षेप हैं विश्व के, लेकिन वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ना होने के चलते उस थोरियम का परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। अणुओं की संरचना को बदलने का मतलब हो गया कि एक बड़ा नाभिक विखंडित होकर दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है और इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा निकलती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, उसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में भारत में केवल अभी भी यूरेनियम का ही प्रयोग किया जा रहा है, थोरियम की टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है और केरल में मिलने वाली जो मोनाजाइट बालू है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का निक्षेप है। तो थोरियम की अधिकता होते हुए भी प्रौद्योगिकी ना होने के चलते थोरियम को रिएक्टर्स में यूज नहीं किया जा रहा है अभी भारत में। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा जानकारी ले ली है।
भारत में परिचालित ऑपरेशनल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची ले ली है। एक तरफ लिखा है परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम, दूसरी तरफ राज्य के बारे में जानकारी दी है। काकरापारा गुजरात में है। मद्रास, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कलपक्कम में, वह तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, इसे सुधार लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। कैगा कर्नाटक में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। ये इतने ऐसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जिनसे ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। कुछ निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जैसे गुजरात में जो काकरापार है उसी की तीसरी और चौथी यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान में रावत भाटा में 7वीं और 8वीं यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा में एक गोरखपुर जगह है, तो वहाँ पर पहली और दूसरी का यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। तमिलनाडु में कुडनकुलम में पहली और दूसरी यूनिट काम कर रही है, लेकिन तीसरी और चौथी यूनिट का निर्माण भी किया जा रहा है। तमिलनाडु कलपक्कम में वहाँ पे भी एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इन क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम, इन क्षेत्रों में और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए, तो इन पर अभी विचार चल रहा है। ये लिस्ट दी गई है। तारापुर महाराष्ट्र, मद्रास तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक में, और यूनिट्स वहाँ बढ़ाने की बात चल रही है। चुटका मध्य प्रदेश में, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बांसवाड़ा राजस्थान, हरिपुर पश्चिम बंगाल में, मीठी बिरदी गुजरात, कोबाडा आंध्र प्रदेश और जैतापुर महाराष्ट्र। तो ये जो तीनों लिस्ट दी गई हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। अगली जानकारी दी गई है सौर ऊर्जा के बारे में। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर एक सामान्य रूप से समझने वाली बात यह है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग मनुष्य प्राचीन काल से ही करता चला आ रहा है, लेकिन पहले सौर ऊर्जा का प्रयोग तापीय रूप में किया जाता था। जैसे मान लीजिए मनुष्य अपने कपड़े सुखाने के लिए प्राचीन काल से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। अपने कपड़े धोने के बाद धूप में डाल देता है, तो इससे क्या होता है कि सौर ऊर्जा के तापीय प्रभाव के चलते वे कपड़े सूख जाते हैं। तो पहले सौर ऊर्जा को तापीय रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रौद्योगिकी विकसित हो गई है। तो अब क्या किया जाता है, इस प्रकार के सोलर पैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे। इन सोलर पैनल्स में यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल्स लगी होती हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश इन पैनल्स पे गिरता है, तो इन पैनल्स में लगे हुए जो फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं, वे सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, और उस विद्युत ऊर्जा को बैटरी में स्टोर भी कर लिया जाता है, और उस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग पंखा चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए किया भी जा सकता है। ये है सूर्य की फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से प्राप्त ऊर्जा की बात। भारत में सोलर पावर पार्क इन इंडिया, भारत के कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं और उनसे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। तो ऐसे जो पार्क हैं उनकी जानकारी मैंने यहाँ पर ले ली है। इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वह हो गया भादला सोलर पार्क राजस्थान में, और इससे 2055 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में है, 2000 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। इस प्रकार से मैंने पूरी लिस्ट ले ली है जिसमें भारत के टॉप 10 जो सोलर पावर पार्क हैं उनकी जानकारी दी गई है। तो ये एज इट इज आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि किसी परीक्षा में आपके प्रश्न को इस तरीके का पूछ लिया जाए। दूसरी जानकारी यहाँ पर पवन ऊर्जा के संदर्भ में दी गई है। पवन ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादित की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से पवन प्रवाहित होती है, तो उस पवन के मार्ग में एक विंड मिल लगा दी जाती है, एक पवन चक्की लगा दी जाती है। तो जब हवा सामने से इस पवन चक्की से टकराती है तो उससे क्या होता है कि इस विंड मिल की टरबाइंस घूमती हैं, और इस विंड मिल से पीछे एक जनरेटर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि इन ब्लेड्स के घूमने से टरबाइन को घुमाया जाता है,
और उस टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से पवन की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है और एक तार के माध्यम से इस विद्युत ऊर्जा को प्रयोग में लाया जा सकता है या फिर उसे बैटरी वगैरह में स्टोर भी किया जा सकता है। ये होती है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के भी कुछ पार्क हैं, विंड एनर्जी के पार्क हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा था कि सोलर एनर्जी के पार्क हैं, उसी प्रकार से विंड एनर्जी के भी पार्क हैं। मूव पंडाल विंड फार्म भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क है और ये है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के निकट, और इसकी उत्पादन जो क्षमता है वह 1500 मेगावाट के आसपास है। जैसलमेर विंड पार्क राजस्थान में है। इसी प्रकार से जो टॉप 10 जो विंड एनर्जी पार्क हैं उनकी जानकारी मैंने यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह जानकारी याद करने वाली ही है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो इनको अलग से नोट कर लें किसी रजिस्टर वगैरह में, वहाँ से आप लोग इसे याद कर लें। बायोगैस के बारे में जानकारी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में क्या होता है, जैसे एक गुंबद नुमा इस तरीके की संरचना बना ली जाती है और इसके निचले भाग में एक गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढे को एक तरफ से खुला रखा जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि घर से निकलने वाला जो जैविक अपशिष्ट होता है, कूड़ा करकट हो गया, जो सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए या अन्य जैविक अपशिष्ट होता है, वह सब इस गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो उन जैविक अपशिष्टों का अपघटन होता है और उस अपघटन से मीथेन गैस निकलती है और उस मीथेन गैस को एक पाइप के माध्यम से घरों में सप्लाई कर दिया जाता है और उस मीथेन गैस या बायोगैस से फिर खाना वगैरह बनाया जाता है या उससे कुछ क्षेत्रों में रोशनी वगैरह की जाती है। इसे कहते हैं बायोगैस। और जो बायोगैस होती है उसका जो मेन कंटेंट होता है वह होता है मीथेन। CH4 या फिर मीथेन इसका सबसे प्रमुख कंटेंट होता है, घटक होता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है, बायोगैस भी प्राप्त हो जाती है और जब इस जैविक अपशिष्ट का अपघटन हो जाता है तो वह अपशिष्ट अपघटित होकर खाद में बदल जाता है। तो फिर बाद में क्या किया जाता है, इस गड्ढे को खोद लिया जाता है और इससे वह खाद निकालकर और खेतों में उसे फैला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उस खेत की उर्वरता भी बढ़ जाती है और जैविक अपशिष्टों का निस्तारण भी सही तरीके से हो जाता है। ज्वारीय ऊर्जा हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के चलते और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के चलते समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और फिर वापस पीछे आना जल का या फिर नीचे की ओर आना उसे भाटा कहा जाता है। तो जब समुद्र का जल ऊपर की ओर बढ़ता है या तट की ओर आगे की ओर बढ़ता है तो उस आगे बढ़ते हुए जल से टरबाइन घुमा ली जाती है और उस टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है, उससे भी विद्युत उत्पादित की जाती है। इसके अलावा जब वही जल पीछे की ओर आता है तब भी टरबाइन घुमा ली जाती है और उस टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है और उससे विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उसे कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की भी संभावनाएं हैं। भारत में जो मुख्य ज्वारीय ऊर्जा के स्थल हैं, कच्छ की खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं, दूसरे नंबर पर खंबात की खाड़ी में और तीसरे नंबर पर सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में सागरीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं। अगली जानकारी दी है भूतापीय ऊर्जा के बारे में। भूतापीय ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी। पृथ्वी की
भूपर्पटी से जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। तो निचले भागों में तापमान में वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो जो पृथ्वी शुरुआत में थी वह आग का गोला थी। बाहरी परत सबसे पहले ठंडी हो गई, इसलिए बाहरी परत वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आ गई। लेकिन आंतरिक परतों में अभी भी तापमान काफ़ी संचित है। जो अवशिष्ट ऊर्जा है या जो शेष ऊर्जा है वह आंतरिक परतों में अभी भी सुरक्षित है। तो एक तो इस वजह से अवशिष्ट ऊर्जा के चलते पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान अधिक पाया जाता है। दूसरा कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में या भूपर्पटी से निचले भागों में कुछ क्षेत्रों में जो रेडियोधर्मी तत्व हैं उनका क्षय होता है, अपक्षय होता है। तो उन रेडियोधर्मी क्रियाओं के चलते भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक हो जाता है। और उस तापमान के अधिक होने के चलते पृथ्वी के ऊपरी भागों में जो जल उपलब्ध होता है, तो वह जल जब पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान के संपर्क में आता है तो उस जल के गर्म होने से स्टीम निकलती है पृथ्वी के ऊपरी परपटी पर। और उस स्टीम से जनरेटर वगैरह घुमा लिया जाता है, टरबाइन घुमा ली जाती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं। चश्मे का मतलब है क्षेत्र हैं। सैकड़ों गर्म पानी के क्षेत्र हैं जहां से भाप वगैरह निकलती रहती है, जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती नदी घाटी में, दूसरी लद्दाख में पूगा में। इसके अलावा भी जो कुछ मुख्य स्थल हैं भारत में भूतापीय ऊर्जा के, उनकी जानकारी मैंने यहाँ स्लाइड पर ले ली है। लद्दाख में पनामिक, नुब्रा वैली और चुमाथांग। हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा का क्षेत्र, कसोल का क्षेत्र, पार्वती घाटी, पार्वती नदी के तट पर मणिकरण साहिब, वशिष्ठ, तत्तापानी इत्यादि। उत्तराखंड में गौरीकुंड, ऋषिकुंड, सूर्यकुंड, तपोवन तथा सहस्त्रधारा। सिक्किम में युमथांग, ऋषि हॉट स्प्रिंग। उड़ीसा में तप्त पानी, अत्रि जियोथर्मल साइट। महाराष्ट्र में अरावली, अकोली। मध्य प्रदेश में धोनी पानी और मेघालय में जकरेम आदि जियोथर्मल एनर्जी के कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अभी हम लोगों ने आज के ही चैप्टर में खनिजों के संरक्षण के बारे में पढ़ा था। ठीक इसी प्रकार से ऊर्जा खनिजों के संरक्षण के बारे में भी हमें समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने समझ लिया कि जो ऊर्जा खनिज होते हैं उनका निर्माण लाखों करोड़ों सालों में हो पाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक इमेज दिखाई थी। इसमें आप लोग देखिए, लिखा हुआ है 50 to 100 मिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों सालों में जो ऊर्जा के खनिज या ऊर्जा संसाधन होते हैं वे निर्मित होते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों के निर्माण में लगने वाला समय बहुत अधिक है, जो मानव की आयु से कहीं ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो ऊर्जा के अनवीकरणीय जो स्रोत हैं वे सीमित हैं। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और बढ़ती प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप उपभोग में जो बढ़त हुई है या जो उपभोग में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जा रही है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये समझेंगे कि ऊर्जा का उपभोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ऊर्जा के जो भंडार हैं, वे काफ़ी सीमित हैं। इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें ऊर्जा के संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमें इस प्रकार से ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए या इस प्रकार से विकास प्रक्रियाओं को निर्धारित करना चाहिए ताकि वर्तमान ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियां भी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सतत पोषणीय तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से ऊर्जा का प्रयोग करना। और इसके अलावा अनवीकरणीय जो स्रोत हैं उन पर निर्भरता कम करना और जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं उनको बढ़ावा देना, ये भी ऊर्जा संरक्षण का एक तरीका हो सकता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। अब कुछ जानकारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में दी गई है।
पहली जानकारी है कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं। राष्ट्रीयकृत होने का मतलब है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को भी मिला हुआ है। अगली जानकारी दी गई है, मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। क्योंकि मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के निक्षेप पाए जाने का कारण ये है कि मेघालय का अधिकांश भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वह खनिजों के मामले में धनी है। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही हिस्सा होने के चलते मेघालय में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। अगली जो जानकारी दी गई है वह जानकारी आपके इस अध्याय की शुरुआत में खनिजों का महत्व बताने के लिए दी गई है कि मनुष्य के जीवन में खनिजों का अत्यधिक महत्व है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लेकर और जो उसका आहार है उसमें भी खनिजों का महत्व होता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं में खनिजों का महत्व किस प्रकार होता है? दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं, तो जो दंत मंजन पेस्ट होता है वह भी खनिजों से बना हुआ होता है। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका तथा चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, ये फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अब्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य के जीवन में खनिजों का अत्यधिक महत्व होता है। दैनिक उपभोग की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वे भी खनिजों से ही बनी होती हैं। अगर मनुष्य के आहार की बात करें तो मनुष्य के आहार में खनिजों का जो हिस्सा होता है वह 0.3% होता है। मनुष्य को अपने आहार में भी खनिज लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वह खनिज नहीं लेगा तो उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो मनुष्य को आहार में भी खनिजों को लेने की आवश्यकता होती है। खाद्य के रूप में भी खनिजों का महत्व होता है और दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लेकर अन्य चीज़ों में भी, उद्योगों के निर्माण में, घरों के निर्माण में भी खनिजों की भूमिका होती है। एक जानकारी यहाँ पर रैट होल खनन के बारे में दी गई है। रैट होल माइनिंग जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। इसको एक इमेज में देखिए। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि चूहे जैसी एक होल बना लिया गया। तो इसमें एक सुरंग बना ली जाती है व्यक्ति के द्वारा या परिवार के लोगों के द्वारा मिलकर, और उससे खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। फिर उन खनिजों का लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होने के चलते और खनिज संसाधनों की बर्बादी रोकने के चलते ही एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार के खनन को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।